हेलो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में वर्ण पढ़े थे, वर्ण के बारे में पढ़े थे। आज हम वर्ण के भेद के बारे में जानेंगे। वर्ण के कितने भेद मैं पिछली क्लास में बताई थी? वर्ण के दो भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा बताओ बच्चों? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अभी हम स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण वो कहलाते हैं जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वयं सक्षम होता है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ली। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, स्वर वर्ण के बारे में। अभी हम व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं वो जानते हैं। उसके बाद एक एक करके स्वर वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ परिभाषा पर हैं। स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े, स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, वह स्वर वर्ण कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वह वर्ण कहलाता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े। स्वर की सहायता लेनी पड़े या स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण व्यंजन कहलाता है। समझ गए? उदाहरण में जैसे क, तो क ऐसे होगा, हलंग, आधा क। इसको कब पूरा होगा? तो क प्लस अ बराबर क। ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। क्लियर है बच्चों? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसको किसी के मदद की आवश्यकता ना पड़े। एकदम सीधा शब्द में समझिए, किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो, वह स्वर्ण वर्ण कहलाता है। और व्यंजन वर्ण वह वर्ण कहलाता है जो बिना स्वर की सहायता के बोला ना जा सके, उच्चरित नहीं किया जा सके। स्वर की सहायता से उच्चरित वर्ण ही व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो हम लोग स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में, कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर वर्ण ये 13 होते हैं। अ, ई, उ, री, ली। अब ये सब आ, ई, उ, ए, ओ, और दीर्घ री। कितने हो गए? 13 स्वर वर्ण कौन कौन से हुए? सबसे पहले हम लोग मूल स्वर को लिखते हैं। ये इतना जो है मूल स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ, री, ली। अब इसी का, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर।
मूल स्वर भी कहते हैं, मूल है। इसका दीर्घ हो जाता है आ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री। उसके बाद ये चार जो हैं संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ये ह्रस्व स्वर हो गया अ, ई, उ, री, और ये ली भी। ये पांचों जो है ह्रस्व स्वर हो गए। आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ये हो गए दीर्घ स्वर। यहीं उ लिख देते हैं, ये हो गए दीर्घ स्वर। और ए ओ औ, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं से नहीं है। आ में ई लगा है तो बराबर ए हुआ है। इसी तरह बनते जाएगा। ए हो गया, आ प्लस ए बराबर ओ हो गया, आ प्लस ओ बराबर औ हो गया। इस तरह से ये संयुक्त स्वर है। इस तरह से 13 स्वर वर्ण हम लोग जाने। अ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर है। इसी का दीर्घ होता है आ, ई, उ और री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो 5 4 9 हो गए, और 4 जो है संयुक्त वर्ण है ए ओ औ। 9 4 13 हो गए। नोट करो बच्चों, 13 स्वर वर्ण हो गए। 13 कौन कौन से हुए, फ्रेज से लिख देते हैं। अ, आ, ई, उ, री, दीर्घ री, ली, ए ओ और आ। ये 13 हो गए। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 21 या 22 होते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण ऐसे 13 हो गए, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार 21 या 22 होते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ उसे भी। परंतु माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण 21 या 22 होते हैं। इसको हम ऐसे जानेंगे, स्वर वर्ण जो होता है इसका 3 भेद होता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। इसको मात्रा के अनुसार भी बोलते हैं। मात्रा के अनुसार 3 भेद होते हैं। मात्रा के अनुसार स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा। नंबर 1 ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। नंबर 2 दीर्घ स्वर वर्ण, और नंबर 3 प्लूत स्वर वर्ण। अब ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व वर्ण कहलाता है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व वर्ण कहलाता है। क्या क्या हम लोग जाने? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण 21 या 22 होते हैं।
कितने होते हैं? 21 या 22। स्वर वर्ण मात्रा के अनुसार 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के मात्रा के अनुसार 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लूत। इसको मिटाते हैं, 3 भेद तो आपको याद ही रहेगा। अब उधर हम लोग लिखे ह्रस्व के बारे में, इधर हम लोग लिखते हैं दीर्घ के बारे में। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में बच्चों एकदम ध्यान से देखो, दीर्घ स्वर ये था ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा वह ह्रस्व स्वर कहलाया। और दीर्घ स्वर कौन हो गया? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगा, 2 मात्रा का समय लगा वह दीर्घ स्वर कहलाया, दीर्घ स्वर कहलाता है। अब बच गया प्लूत। उदाहरण दोनों का समझ लेते हैं पहले। यथा, इसको समझिए दिन, दिन, और एक उदाहरण होता है दीन। इसको उच्चारण लीजिए आसानी से। दिन, कितना समय लगा? एकदम थोड़ा सा समय लगा, 1 मात्रा, दिन। इसका उच्चारण करते दीर्घ का, दीन, कितना समय लगा? 2 मात्रा लगा, दिन और दीन। इसमें 1 मात्रा, कितना समय लगा? 1 मात्रा। इसमें कितना समय लगा? 2 मात्रा। क्लियर है बच्चों? ह्रस्व और दीर्घ, इसको नोट कीजिए। अब हम प्लूत स्वर के बारे में बताएंगे। प्लूत स्वर जिसका चिन्ह होता है ऐसे, जिसके उच्चारण में क्या होगा बच्चों? अनुमान लगाओ। जिसके मात्रा के आधार पर है, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे वह प्लूत स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण ओम, इसका यही चिन्ह है ओम। हो गया ना, 2 मात्रा से अधिक का ओम। पहले था दिन, दीन, ओम। इसमें कितना मात्रा लगा? 3 मात्रा लग रहा है, इसीलिए ये प्लूत स्वर हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि 21 और 22 कैसे होता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। स्वर की संख्या कितनी थी? 21 या 22 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे होगा। 21 या 22, अ, ई, उ, री और ली। इसका उसके बाद यहाँ हो जाएगा आ, ई, उ, री, री दीर्घ हो जाएगा और ली का दीर्घ नहीं होता है। तो हम अ का प्लूत बनाएंगे तो अ का प्लूत ऐसे बनेगा, ई का प्लूत ऐसे बनेगा, उ का प्लूत ऐसे बनेगा, री का प्लूत, और लिरी का प्लूत नहीं होता है। तो 4 हो गया प्लूत, ये हो गया 5, 4 9, आ का 5 4 9, ये हो जाएगा 4 13। उसके बाद आ का प्लूत, आ का प्लूत बच्चों कैसे लिखेंगे? ई का प्लूत, उ का प्लूत और दीर्घ री का प्लूत। ये भी हो गया 4 5 4 9 4 13।
उसके बाद आ जाएगा ए ओ ओ। 17 और 4 21। ए का प्लूत, ए का प्लूत, ओ का प्लूत और अ का प्लूत। और किसी किसी विद्वान ने लिरी का प्लूत माना है और किसी किसी ने नहीं माना है। तो कितना हो गया? 5 4 9 4 13 4 17 4 21 और इसको 21 हो गया। इसको 1 मानते हैं तो 22 और नहीं तो बराबर 22 और नहीं मानते हैं तो 21 हो गया। स्वर का अ ई उ री ली, ये ह्रस्व है। ध्यान से देखिएगा, ह्रस्व 5 है। पांचों का अगर प्लूत बना देते हैं तो लिरी का कहीं होता है कहीं नहीं होता, तो लिरी छोड़ दीजिए। अ का प्लूत हो गया, ई का प्लूत हो गया, उ का, याद रखने के लिए आसान होगा। ये चारों का प्लूत ऐसे हो जाएगा, अ का, ई का, उ का और री का। अब दीर्घ स्वर जो है आ ई उ री, इसका भी प्लूत हो जाएगा। और जो संयुक्त स्वर है ये ह्रस्व स्वर हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया और ये संयुक्त स्वर हो गया। सबका प्लूत जो है, ह्रस्व का प्लूत हो गया, प्लूत ह्रस्व का, दीर्घ का प्लूत और संयुक्त का प्लूत। लिरी का प्लूत कहीं होता है, कोई विद्वान मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनके अनुसार 22 होता है और जो नहीं मानते हैं उनके अनुसार 21 होता है। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर की संख्या 21 हो गई। नोट करो बच्चों, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। 13 का भी बता दिए और 21 या 22 का भी बता दिए। अब ह्रस्व कितना हो गया? सॉरी, स्वर की संख्या कितनी हो गई? स्वर हो गया 21 या 22, इधर था 13। संस्कृत में 13 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 21 या 22। अब हम लोग व्यंजन, अभी हम लोग 13 छोड़ देते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन में पहला तो होता है स्पर्श वर्ण, दूसरा होता है अंतःस्थ वर्ण, दूसरा होता है बच्चों, ये सब नाम सुने होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे। स्पर्श वर्ण दोहरा देने से, इसको एक बार रिवीजन कर लेने से पूरा क्लियर हो जाएगा वर्ण। और वर्ण जब क्लियर हो जाएगा तो पूरी वर्णमाला जब हमको समझ में आ जाएगी तो संस्कृत अच्छे से समझ में आएगा। पहला व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है? स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण, अयोग वाह, यम वर्ण। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं और ये भी 4 होते हैं। 25 4 29, 4 33, 4 37, 4 41 और एक और होता है अदृष्ट वर्ण। सॉरी, दुह अस्पृष्ट वर्ण, दुह अस्पृष्ट वर्ण एक होते हैं। तो ये हो गया आपका
25 4 29, 4 33, 33 4 37, 37 4 41, 1 42। तो व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 42। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 व्यंजन वर्ण हो गए। 42 व्यंजन और 21 या 22 स्वर। इस प्रकार कितने हो गए? 2 1 3 और 4 और 2 6, 63 या 64। ये हमारा 1 नंबर का जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण की संख्या कितनी है। तो वर्ण की संख्या 63 है या 64 है। जो आपका ऑप्शन में रहे वो लिखिएगा, दोनों रहेगा तो 63 लिखिएगा, 63 या 64। कोई इसको मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण को विस्तार से पढ़ेंगे। स्पर्श वर्ण कौन है, अंतःस्थ वर्ण कौन है, ऊष्म वर्ण कौन है, अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं, यम वर्ण किसको कहते हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। वैसे हम लोग इतना ही वर्ण पढ़ते हैं, 25 4 29, 4 33 और 4 37, 33 ही पढ़ते हैं, नहीं 37 और 13, 37 व्यंजन और 13 50 वर्ण हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हम लोग 63 या 64 पढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्ण है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इतना का काम हमें आता है, ये सब वर्ण का काम हमें नहीं आता है। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। स्पर्श वर्ण क्या है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक एक करके हम जानेंगे। स्पर्श क्या है, अंतःस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, अयोगवाह क्या है, यम क्या है और दू अस्पृष्ट क्या है। व्यंजन वर्ण का पहला भाग हो गया स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण का 5 भाग होता है। स्पर्श वर्ण का 5 भाग होता है। नंबर 1 कवर्ग, नंबर 1 कवर्ग, जिसको बोलते हैं क ख ग घ और कवर्ग बोल दीजिएगा तो ये 1 2 3 4 5 पाँचों आराम से हो जाएगा। दूसरा हो गया चवर्ग, सब अलग अलग वर्गों में विभाजित है। चवर्ग, चवर्ग में कौन हो गया? च हल, सब में हलंत लगाना है। छ, इसलिए कि बिना स्वर के उच्चारण के ये बोला ही नहीं जा सकता है। ज झ य। उसके बाद तीसरा हो गया टवर्ग। ये कौन है? यह स्पर्श वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसके कितने भेद हो गए? 5। पांचों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। टवर्ग, टवर्ग में क्या होगा? अब तो तुम लोग को एकदम आता है, एकदम बोलो, जल्दी जल्दी मन में बोलो। ट, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना। ठ ड ढ न। अब चौथा हो गया तवर्ग, तवर्ग। इसमें क्या लिखोगे? त थ द ध न। और पांचवा क्या हो जाएगा? अंतिम प वर्ग, प फ ब भ म। इसको याद रखना भी आसान है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको शॉर्ट में कु बोलते हैं, इसको शॉर्ट में चू बोलते हैं, इसको शॉर्ट में संक्षेप में टू बोलते हैं, इसको तू बोलते हैं और इसको पू बोलते हैं। कु चू टू तू पू। जो इसके बारे में पूरा जानेगा, कु से पूरा जान जाएगा, चू से चवर्ग जान जाएगा, टू से टवर्ग जान जाएगा, तू से तवर्ग जान जाएगा और पू से पवर्ग जान जाएगा। शॉर्ट फॉर्म कवर्ग में कौन कौन सा वर्ण हुआ? क हल, ख हल, ग हल, सब में हलंत लगाना है। घ हल और अड़ा हल
हल। चवर्ग में च हल, छ हल, ज हल, झ हल, य हल। टवर्ग में ट हल, हलंत लगाना है, ठ हल, ड हल, ढ हल, न हल। तवर्ग में त हल, थ हल, द हल, ध हल, न हल। पवर्ग में प हल, फ हल, ब हल, भ हल, म हल। इस तरह से कितना हुआ, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5, ये 5 और ये 5। पाँचों का भाग 5-5 में हो गया। 5 गुना 5 बराबर इजकल टू 25। कितने स्पर्श वर्ण हो गए बच्चों? 25। कितने हो गए? 25। ये संख्या है। कितने हो गए? 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। एकदम क्लियर है? हमको तो लगता है याद भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से लिखिएगा। अब हम लोग आते हैं अंतःस्थ वर्ण पर। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण संख्या कितनी है? 4। कितना बताए थे? 4। हम आसान है। उसके बाद स्पर्श कितना हो गए? स्पर्श व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ लिए 25। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अंतःस्थ वर्ण। कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? य, र, हलंत सब में लगाएंगे, ल और व। अब ये दूसरा हो गया, पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ वर्ण, तीसरा था ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण भी 4 हो गए। कौन कौन होंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। 25, 4, 29 और 4, 33। संख्या लिखते जाइए। यहाँ 25, यहाँ 4, यहाँ 4, 33 हो गया। उसके बाद चौथा में क्या था? अयोग बाह। तो अब हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए कि अयोग बाह के बारे में जानना पड़ेगा। अयोग बाह भी 4 होते हैं। एक कोना में लिख देंगे। स्पर्श 25, उसके बाद क्या था? अंतःस्थ 4, ऊष्म 4 और अयोग बाह 4 और ऊष्म भी 4। और एक था दुह अस्पृष्ट 1। ये कोना में लिख देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अयोग बाह। कौन कौन 4 है? पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, इसको अनुस्वार लिखे नहीं, सॉरी, अनुस्वार, इसका चिन्ह होता है ऐसे। अनुस्वार लिखते हैं ना ऐसे, ऊपर में किसी का म देना रहता है, जैसे बनम, रामम। किसी भी चीज़ के लिए अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। म नहीं लिख करके ऊपर जो अनुस्वार देते हैं उसके लिए ऐसे होता है। अब होता है विसर्ग, दूसरा अयोग बाह वर्ण में आता है दूसरा विसर्ग, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। किसी शब्द के बगल में ऐसे लिख देते हैं, किसी वर्ण के बगल में, तो ये विसर्ग हो जाता है। तीसरा होता है उपधमानीय और चौथा आपका होता है जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय और उपधमानीय। उपधमानीय में ऐसे लिखाता है प, इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। फ, प और फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग हो, ये अर्ध विसर्ग कहलाता है। इसका चिन्ह होता है बच्चों, तो ये उपधमानीय कहलाता है। प्रयोग इसका वेदों में होता है, ज़्यादा प्रयोग हम लोग के लौकिक संस्कृत में नहीं है, लेकिन हमें जानना तो है ना कि कौन कौन सा होता है। और जिह्वामूलीय क, ख, क के पहले अर्ध विसर्ग और ख के पहले अर्ध विसर्ग, ये जिह्वामूलीय हो गया। और उपधमानीय प के पहले अर्ध विसर्ग और फ के पहले। कोई दिक्कत?
ये हो गए 4 अयोगवाह वर्ण। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, अयोगवाह। ये कहाँ से लिखा गया? यम। यम वर्ण भी 4 होते हैं। अब हम लोग अयोगवाह जान लिए 4, अब हम लोग यम वर्ण जानेंगे 4। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था लिखने में। यम वर्ण कौन कहलाता है? किसी भी वर्ग के, अभी हम लोग वर्ग पढ़े थे ना स्पर्श में, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के। एक उदाहरण ले लेते हैं कवर्ग। 4 वर्ण, पहले 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, पहले 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का, कोई जरूरी नहीं कि कवर्ग का हो, कवर्ग का हो, चवर्ग का हो, टवर्ग का हो, तवर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहले 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, और उसके बाद ये जो 5वां वर्ण होता है चारों वर्ण का, सॉरी 5 वर्ग का, वर्ग कितने हैं? 5 है ना। 5 वर्ग का 5वां कौन कौन है? अड़, 5वां वर्ण कौन कौन है? अड़, य और न, म में से कोई भी वर्ण रहे तो इधर का जो वर्ण होगा, इधर के चारों वर्णों में से, चारों वर्णों में जो रहेगा उसका द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व समझते हैं? 2 बार होना। पहले इसको समझिए, उसके बाद उदाहरण देंगे। जैसे ऐसे ऐसे उदाहरण दे देते हैं। अग्नि, ये 2 बार लिखा हुआ है ग, और वो भी आधा लिखा हुआ है। आधा तो होता ही है व्यंजन में, 2 बार लिखा हुआ है। क्यों 2 बार लिखा हुआ है? उसके बाद कौन सा शब्द था? पलिकनी, पलिकनी, पलिकनी। क है, पहले का वर्ग है, किसी भी वर्ग का क आ गया, क वर्ग आ गया, और उसके बाद न रहा तो दूसरे वर्ण का द्वित्व हो जाता है। मतलब इस वर्ण का द्वित्व हो जाएगा, वर्ण दोहरा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। ख से हम लोग उदाहरण बनाते हैं। च, यम। दूसरा उदाहरण बनाते हैं। च, ख, ख, न, चखनतु। अब इसमें देखिए, ख है, ख के बाद क्या है? न है, तो न आ गया तो ख का दोहरा के दोबारा लिखा जाएगा। फिर हम तीसरा बनाते हैं अग्नि, अग्नि। यहाँ भी ग है, ग के बाद न आ गया। हम लोग चौथा बनाते हैं, घ से बनाते हैं चौथा। घघनति, घ, घ आधा ही होगा, नंती, घघनंती। इस तरह का शब्द बहुत कम होता है, लेकिन क, ख, ग, घ चारों से हम लोग बना के देख लिए। इसी तरह च, छ, ज, झ से भी बनेगा। ट, ठ,
4 बनेगा, एक वर्ग से 4 यम वर्ण होंगे। कितने यम वर्ण होंगे? 4 होंगे। पांचवा अगर ये चारों में से कोई शब्द रहा और पांचवा वर्ण वहाँ पर आ गया, जैसे क के बाद न आ गया, ख के बाद भी न आ गया, ग के बाद भी न आ गया और घ के बाद भी न आ गया, पांचवा कोई भी वर्ण, यहाँ तो न आया है, म भी आ सकता था, न भी आ सकता था, य भी आ सकता था, र भी आ सकता था, कोई भी वर्ण आ जाए, चूंकि इस सब का प्रयोग नहीं होता है इसलिए हम लोग के दिमाग में ये सब शब्द नहीं रहता है। लेकिन अब उदाहरण के लिए तो जानना ही पड़ेगा ना। तो 4 यम वर्ण हो गए, एकदम क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण बता दिए। चारों वर्गों में से पहले, पांचों वर्गों में से पहला 4 वर्ण, कोई भी वर्ग हो उसका 4 वर्ण में से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद ये पांचवा वर्ण कोई भी हो पांचों वर्गों का, तो जो पहला वर्ण है उसका द्वित्व हो जाता है। एकदम क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे दुह स्पृष्ट वर्ण। ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस टाइप का होता है, ये चिन्ह है उसका, दुह स्पृष्ट वर्ण प्रयोग में बहुत कम आता है। तो क्या होगा इतना? 25 4 29 4 33 4 37 4 41 और 1 42, 42 व्यंजन हो गए। और हम लोग का यही 4 उपयोग में आता है लौकिक संस्कृत में। 25 4 29 4 25 4 29 4 33 4 37 स्वर वर्ण हो गए। 37 + 13 + 37 = 50 लौकिक संस्कृत में। पाणिनि के अनुसार जो भी कहिए, यहाँ माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने हो गए? 21 या 22 स्वर वर्ण, सॉरी यहाँ तो लिखा हुआ है ये, और व्यंजन वर्ण हो गए 42 = 63 या 64। 7 4 नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ से ना जोड़ेंगे, 21 या 22, 2 2 4 और 4 2 6, ठीक तो है। यहाँ प्लस करेंगे तब हो जाएगा =2। ठीक है, एकदम क्लियर बच्चों, नोट कीजिए इसको। स्वर वर्ण कितने हो गए? 13। व्यंजन कितने हो गए? 37। कितना हुआ? 50। लेकिन अगर पूछ दिया माहेश्वर सूत्र के अनुसार, जीके के अनुसार कितने हैं, तो 63 या 64। 64 क्यों, 63 क्यों है? क्योंकि लिरी का प्लूत कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। इसके अनुसार हो गया 63 या 64। अब हमको एकदम क्लियर है कि वर्ण की संख्या 50 है या 63 या 64 है। इसको नोट कीजिए बच्चों और दिमाग में अच्छे तरह से समझ लीजिए। कभी कभी नहीं समझ में आए, कहीं पर कंफ्यूज हो, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और वर्ण को जितना अच्छा से समझ सकते हैं उतना अच्छा से समझिए, ताकि पूरा संस्कृत व्याकरण इसी पर नींव है, यही नींव है, वर्ण का नींव है। इसके बाद हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। अगले वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान को जानेंगे, माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।